हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसा कि मैंने अपनी जो चैनल का इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी, बैच के इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एसएससी का बैच भी लेके आऊँगा। एसएससी के अंदर मैं साइंस करवाऊँगा, जिसके अंदर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इंक्लूड करूँगा। फिजिक्स को भी हो सकता है मैं इंक्लूड कर दूँ, बट अभी के लिए मैं फिजिक्स को मैंने वहाँ पे भी मना किया था, मैं यहाँ भी मना कर रहा हूँ। तो मैं एसएससी के लिए आज अपनी पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ। एसएससी एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, रेलवे के लिए, जो डिफेंस एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। इन वीडियोस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि मैंने डिफेंस को भी इंक्लूड किया है। इस वजह से जो एसएससी और रेलवे वाले हैं वो जितना उनको चाहिए वो उतना निकाल लें। बाकी अगर उनको ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल लग रहा है, तो अगर वो अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे कंटिन्यूसली, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। बट अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हो, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी। बट अगर आपने वीडियो को जो कंटेंट है उसको लर्न कर लिया, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, या कह सकता हूँ गारंटी देता हूँ कि आपके अगर जिस तरह के क्वेश्चन पहले आए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आगे आते हैं, तो आपका हर क्वेश्चन मैक्सिमम 100% आपके जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट होंगे। तो अब एक आध क्वेश्चन तो हो सकता है, तो मैं बिल्कुल 100% भी नहीं कहूँगा। अब इसके अंदर मैं क्या इंक्लूड करूँगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैंने भी प्रिपरेशन की है, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि अपने एसएससी के जो स्टूडेंट्स, रेलवे के जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अगर उनको साइंस करनी है तो वो उठाते हैं लूसेंट। उसके बाद कोई रेलवे को प्रिपेयर कर रहा है तो जनरली बुक्स पढ़ी जाती है स्पीडी, स्पीडी फॉर रेलवे, जिसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन बैंक भी है। उसके बाद जैसे एसएससी के लिए, साइंस के लिए हम कह सकते हैं 7300 प्लस जो बुक आती है, इसके अंदर भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। उसके बाद लूसेंट बड़ी भी होती है, जो स्पेशल जनरल साइंस है, जो स्पेशली साइंस की है, और छोटी भी है, तो दोनों इंक्लूड मैंने कर लिया है। स्पीडी रेलवे को हमने इंक्लूड कर लिया है। एसएससी की जो 7300 प्लस है उसको मैंने इंक्लूड कर। इसके साथ हमने, आपने एक बुक और सुनी होगी, यूपीएससी घटना चक्कर, यूपीएससी घटना चक्कर। तो मैंने इन सभी के अंदर से जो क्वेश्चन बैंक मेरे को मिला उसको उठाया है। लूसेंट को मैंने इंक्लूड किया है, जिसको आप पांचवा वेद मानते हो। हर एसएससी का जो बच्चा, हर रेलवे का जो स्टूडेंट है, वो इसको जरूर पढ़ता है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। और सारे मतलब इनमें से जनरली इन सभी बुक्स का जो बेसिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी का यही बेसिस है। सारे जो बुक्स पब्लिश होती हैं उन सभी में जो बेसिक उनका कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि इन बुक्स के अंदर जो डाटा है, मैं वो सारा का सारा डाटा अपने बोर्ड पे प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपने वो डाटा याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, नोट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इन बुक्स में अभी तक आपको कोई भी ज्यादा चीजें नहीं, मेरे से अलग आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो मैं ये आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप अगर ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो बेशक आप इन बुक्स को छोड़ के ये तो पढ़ते रहे, मैं इनका वीडियो छोड़ दूँ उनको, बट आप नोट्स को जो मैं बनवाऊंगा आप उनको प्रिपेयर करो, और उसके बाद मैच करो कि क्या इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो हमारे से हो रहा है। तो जनरली जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं, आप इनसे रिलेटेड वो उन एग्जाम के क्वेश्चन करके देखना, तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे होंगे। तो अगर आपने बोर्ड का कंटेंट कर लिया तो समझिए आपने इन 4 बुक्स को कर लिया, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने कर लिया, अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले, ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं रखेंगे, ये आप भी पता है, ज्यादा वीडियो से स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस के अंदर कंटेंट देंगे। और सबसे पहली जो वीडियो हो वो बायोलॉजी की स्टार्ट करवाऊंगा। बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर है जो अपना सेल, क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट होती है सेल से। तो देखिए शुरू करते हैं हम। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाऊं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बट ज्यादातर देखो मैंने जो पढ़ी है वो इंग्लिश ही पढ़ी है, हो सकता है एक आध वर्ड हिंदी के अंदर मैं मिस्टेक कर दूं, हिंदी के अंदर एक आध, ऐसा नहीं बिल्कुल मिस्टेक करूंगा, बस एक आध अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो पहले ही सॉरी बोल रहा हूं मैं। हाँ, इंग्लिश के अंदर मैं जितना भी कंटेंट दूंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल सही लिखूं और अच्छा लिखूं। तो देखिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी।
अब सबसे पहली चीज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को हम हिंदी में बोल देते हैं जीव विज्ञान। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, हिंदी में हम बोल देते हैं इसको जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, और हिंदी में तो आपको क्लियरली दिख रहा है जीव विज्ञान। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है? जीव विज्ञान। तो देखिए बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है? बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो हम बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं कि जिंदा जो चीजें हैं, लिविंग मटेरियल्स हैं, वो किस तरह से जिंदा रह पाते हैं, जिंदा रहने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से ग्रोथ करते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मतलब जीवों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ भी पढ़ना, किसी भी चीज का अध्ययन करना, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो अब इस बायोलॉजी टर्म से देखिए, अब मैं बायोलॉजी को और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। हम जो सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम उनको ही लिखेंगे, उनको ही बताएंगे। तो अब देखिए जो बायोलॉजी है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो बायोलॉजी के फादर, बायोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? तो बायोलॉजी के फादर कहा जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल। अब हिंदी में अगर मैं फादर को लिखूं तो आपको सभी को पता है, फादर को कहते हैं पिता। कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता एरिस्टोटल भी लिखा मिल जाता है और अरस्तु भी लिखा मिल सकता है आपको। तो दो चीजें हमने सीखी, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के फादर किन्हें कहते हैं? एरिस्टोटल, अरस्तु। अब दूसरी चीज, हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपसे पूछता है कि जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म को कोइन किसने किया था? टर्म को कोइन करने का मतलब होता है कि बायोलॉजी को, बायोलॉजी सबसे पहले जो वर्ड बायोलॉजी है ये किसने दिया? तो ये देने वाले कौन थे? लेमार्क एंड ट्रेवरेनस। तो ये दो, तो इन दोनों ने मिलके पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का मतलब है जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान है वो सबसे पहले नाम किसने रखा? मैं लिख देता हूं, जीव विज्ञान जो नाम है वो रखा, किसने रखा स्टूडेंट? वो रखा लेमार्क और ट्रेवरेनस ने। थोड़ी सी हिंदी के अंदर हैंडराइटिंग है वो ज्यादा अच्छी है, तो आप मैनेज कर लेना, बट समझ में शायद आ जाएगा आपको कि जीव विज्ञान जो नाम है, जो शब्द है, उस नाम को रखा किसने? लेमार्क और ट्रेवरेनस से। दूसरा क्वेश्चन हमारे से ये पूछा जाता है। अब तीसरी चीज आती है स्टूडेंट कि जो अपनी टर्म है बायोलॉजी, जो अपनी टर्म है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी को, इसे बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? देखिए अगर हम बेसिकली बात करें, ज्यादा डिटेल में ना जाए, तो दो ही ब्रांच बनती है मेन। पहली ब्रांच है बॉटनी और दूसरी ब्रांच है जूलॉजी। तो बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जो बॉटनी और जूलॉजी हैं उनको हिंदी में हम बोल देते हैं, बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और जो जूलॉजी है उसको हम बोल देते हैं प्राणी विज्ञान। उसको हम बोल देते हैं प्राणी विज्ञान। तो बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है उसकी मेनली दो ब्रांचेज हैं, दो शाखाएं हैं, एक बॉटनी, दूसरी जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान,
जूलॉजी को हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। अब जो वनस्पति विज्ञान है, बोटनी, वो है क्या? बोटनी नाम से, डेफिनेशन से ही आपको पता लग रहा होगा, बोटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ ए प्लांट। पौधों के बारे में पढ़ना ही क्या है? बोटनी या फिर वनस्पति विज्ञान। इसको मैं लिख भी देता हूं, स्टडी ऑफ प्लांट। इसको हम बोलते हैं पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना, पौधों के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं बोटनी या फिर वनस्पति विज्ञान, हिंदी में जूलॉजी। अब जूलॉजी से भी आप समझ गए होंगे जूलॉजी का मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो प्राणियों का अध्ययन या फिर जंतुओं का अध्ययन आप कह सकते हो। प्राणियों का अध्ययन या फिर जंतुओं का अध्ययन। तो दो चीजें पूछी जाती हैं कि बायोलॉजी को कितनी शाखाओं के अंदर, कितनी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो दो, बोटनी और जूलॉजी। अब पूछेंगे बोटनी क्या है, तो बोटनी आप बता सकते हो स्टडी ऑफ प्लांट, हिंदी में क्या है? वनस्पति विज्ञान है। मतलब क्या है? पौधों का अध्ययन। पौधे किस तरह से उगते हैं, उगने के लिए क्या क्या चाहिए, आगे फिर सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस करते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, कैसे अपना जो अंदर उनका जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर कैसे निकालते हैं बॉडी से। तो ये सारी चीजें पढ़ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, बोटनी। जूलॉजी, यही सेम कॉन्सेप्ट एनिमल्स के साथ भी है कि जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, वो कैसे खाना लेते हैं, क्या उनका खाना लेने का जो तरीका है वो पौधों के जैसा है या फिर उनसे अलग है। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना क्या है? जूलॉजी। अब इस यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जूलॉजी, जूलॉजी के फादर, प्राणी विज्ञान के फादर। अब फादर को मैं बार बार हिंदी में लिख रहा हूँ, फादर का आपको पता है सभी को। तो जूलॉजी फादर, फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एरिस्टोटल को, ये कहा जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मैं पहले लिख चुका हिंदी में, अरस्तु। एरिस्टोटल कौन है? अरस्तु। फिर से लिख देता हूं मैं, अरस्तु। उसके बाद आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोटनी में कि बोटनी के फादर कौन है। बोटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति के फादर कौन है? बिल्कुल। अब इनके पिता का नाम है, आपने पढ़ लिया, शायद पढ़ा होगा आपने, इनको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। इनको बोलते हैं हमें थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हिंदी में इनको कहते हैं हम थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो देखिए, तो यहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है, उसके बाद बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, उसके बाद बायोलॉजी का नाम किसने रखा, उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा गया है, दो ब्रांचेज में, उनका मतलब क्या है, उनके पिता किसे कहा जाता है, उनके फादर कौन है। तो जो बोटनी के फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो फादर है बायोलॉजी के, जो फादर है बायोलॉजी के और एरिस्टोटल, वही फादर है जूलॉजी के। तो मतलब जूलॉजी और एरिस्टोटल, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के पिता हैं एरिस्टोटल, जबकि बोटनी के जो पिता है वो है थियोफ्रेस्टस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एरिस्टोटल हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और जो थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो अब इनको, जो थियोफ्रेस्टस है, उनको बोटनी का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने ज्यादातर जो स्टडी की, ज्यादातर उन्होंने जो अध्ययन किया वो किया पौधों पर, और उनके पौधों की जानकारी के बारे में एक किताब लिख दी, बुक लिख दी, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके अंदर उन्होंने लगभग 500
स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, उनको कहा जाता है प्रजाति। तो 500 के लगभग प्रजातियों के बारे में, स्पीशीज के बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह से जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम, इसके अंदर उन्होंने लगभग 500 स्पीशीज के बारे में बताया। अब ऐसा नहीं है कि स्पीशीज का जो मीनिंग है वो एनिमल के लिए अलग और प्लांट के लिए अलग, वही चीज है प्रजाति। तो एक बार मैंने लिख दिया है। तो अब इनका अगर बात करें हम हिंदी में भी यही नाम होगा, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटरम, हिस्टोरिया प्लांटरम। इसी तरह से इसका भी नाम हम लिख सकते हैं हिंदी में हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। तो इस तरह से हमने जो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आजकल ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं ज्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले के टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उसी टाइम से ये क्वेश्चन बुक्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी नाम किसने रखा, फिर उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के फादर किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कौन सी बुक उन्होंने लिखी और कितने टाइप्स के, उनका मतलब क्या है। तो ये था पहला चीजें जो सीखने की थी बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में आगे जो चीजें हैं। तो देखिए, बायोलॉजी है लाइफ की स्टडी, जिंदा जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ना है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब जो जीवों का शरीर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बनती है सेल से। हमारी अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो बनी है एक छोटी सी यूनिट से, और जिस यूनिट को हम कहते हैं सेल, जिस यूनिट को हम कहते हैं सेल। तो अब हम शुरू करते हैं सेल को, कि सेल क्या है। पहला चैप्टर जो हमारा है सेल। हिंदी में हम इसको कहेंगे कोशिका, हिंदी में इसको हम कहेंगे कोशिका। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं कोशिका। तो सेल क्या है, कोशिका। अब क्या है सेल? सेल है बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ की, जिंदगी की, जिंदा चीजों की जो सबसे छोटी आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसको हम कहते हैं सेल। तो हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं, हिंदी में मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है उसको हम कहते हैं सेल। मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसकी इकाई है? ये है लाइफ की, या फिर जिंदा चीजों की, जिंदा चीजों की। जी हाँ, तो ये इकाई किसकी है? जिंदा चीजों की। तो हमने पढ़ा सेल क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की लगा लो, प्लांट की लगा लो, किसी भी की भी लगा लो, सिर्फ वायरस को छोड़ दें। यहाँ पे वायरस को छोड़ दो, वायरस की हम आगे बात करेंगे। बाकी सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, उनकी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है, जिस यूनिट से मिलकर उनकी पूरी बॉडी बनी है, उस छोटी यूनिट को हम कहते हैं सेल। उस छोटी यूनिट को हम कहते हैं कोशिका। कि मेरी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट है, अब देखिए छोटी और भी है, लेकिन उस छोटी की खास बात है कि वो जो छोटी सी यूनिट है वो सारे काम करेगी। जो जिंदा चीजें काम करती हैं वो सारे काम करेगी। मतलब वो खाना खाएगी, वो वेस्ट को एक्सक्रीट करेगी, वो ग्रोथ करेगी, उसकी साइज बढ़ेगा उसका,
आकार बढ़ेगा और वो रिप्रोडक्शन करेगी, वो 1 से 2 भी बनेगी। तो ये जो सारे बेसिक काम जो छोटे से छोटी इकाई कर पाती है, छोटे से छोटे यूनिट कर पाती है, उस छोटे से छोटे यूनिट को हम कहते हैं सेल। तो ये होता है सेल। अब जो सेल है, सेल के बारे में हमारे को बहुत पढ़ना है। जैसे सेल किस चीज से मिलकर बनती है, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल क्या क्या काम करती है, उन अलग अलग पार्ट्स का उन अलग अलग भागों का काम क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़नी है। बट सेल के अंदर से हम जो क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम निकाल लेते हैं। तो उसको सबसे पहले हम निकालते हैं सेल की हिस्ट्री से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेल हिस्ट्री की। सेल को किसने खोजा? सेल हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब आप समझते हैं, जो कोशिका के बारे में पहले कब पता लगा, किसने पता लगाया, कैसे पता लगाया, लिविंग सेल को किसने खोजा। तो इस तरह से हम सेल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वो की थी स्टूडेंट रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपने एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, उसके साथ इन्होंने बिल्कुल सिंपल था उस टाइम पे, बिल्कुल शुरुआती जो सूक्ष्मदर्शी था उससे देखा था। इन्होंने एक लकड़ी का जो ये अपना जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जो तना होता है स्टेम, उसके ऊपर से जो कवर उतरता है उसको उन्होंने देखा था। और उसके अंदर उनको छोटे छोटे कमरे के जैसे स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बड़ी बिल्डिंग में, स्कूल कॉलेज में जैसे छोटे छोटे कमरे होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उनको उस कोर्क, उस जो प्लांट का जो टुकड़ा उन्होंने लिया था, पौधे का जो टुकड़ा तने का जो उसका कवर उन्होंने लिया था, उसके अंदर देखा कि छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, कमरे के जैसे स्ट्रक्चर। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को उन्होंने नाम दिया सेल का। ये सेल है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब इस लिटिल रूम के नाम से ही, इस लिटिल रूम को देखते हुए सेल को सेल कहा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब कहा था ये कहा था 1665 में, 1665। और किसके अंदर? इन कॉर्क। इन कॉर्क। कॉर्क मैंने बताया आपको क्या होता है कि तने का जो कवर उतरता है उसको हम कहते हैं कॉर्क। तो कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने 1665 में छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे जिनसे वो मिलके वो कॉर्क बना था। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया सेल। तो हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? खोज। डिस्कवरी क्या होती है? खोज। तो खोज किसकी? कोशिका की। किसने की? तो की रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। किसमें? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में। कॉर्क में। अब ये कॉर्क क्या है वो मैंने आपको बताया। तो ये थी सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहले सेल को किसने खोजा। अब एक क्वेश्चन और यहां से पूछ लिया जाता है कि लिविंग सेल, लिविंग सेल या फिर आपको कह सकता है ये बैक्टीरिया। किसको? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है लीवनहुक। लीवनहुक। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लीवनहुक। तो लीवनहुक तो जिंदा सेल की, जिंदा कोशिका की जो खोज की थी, या फिर बैक्टीरिया की जो खोज की थी, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका या फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में बैक्टीरिया हम कहते हैं, कि जो खोज है वो किसने की थी? लीवनहुक ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लीवनहुक ने उस टाइम पे रॉबर्ट हुक से ज्यादा अच्छा सूक्ष्मदर्शी बना लिया था, और उसने पोंड वाटर, जो अपना तालाब का पानी होता है, उसको वो देख रहा था अपने सूक्ष्मदर्शी से। तो उसको दिखाई दिए छोटी 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 चीजें उसके अंदर ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, हिल रही थी। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हिल रही थी उन्होंने उसको नाम दिया था बैक्टीरिया का, और जो थी लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल को, क्योंकि कॉर्क है जो वो डेड सेल होता है। मैं लिख भी देता हूँ, ये जो सेल रॉबर्ट हुक ने की थी वो थी डेड सेल, मरी हुई कोशिका। और ये थी जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका पूछे तो आपको आंसर लगाना है लीवनहुक।
अगर डेड सेल पूछ ले, सिंपली सेल पूछ ले, क्योंकि सिंपली सेल पे ही क्वेश्चन आता है। अगर वो लिविंग पूछेगा तो स्पेसिफिकली वो वर्ड देगा आपको, वो अलग से लिखा मिलेगा आपको, जीवित कोशिका फिर लिविंग सेल। तो उसकी अगर डिस्कवरी पूछे तो आपको बताना है लीवेनहुक। और अगर आपसे पूछे डेड सेल कि मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने। किसके अंदर की? कोर्क के अंदर। लिविंग की पूछ ले तो आप ये भी लिख सकते हो, लीवेनहुक इन ए पॉन्ड वाटर। और पॉन्ड वाटर क्या होता है? तालाब का पानी। तालाब का पानी। तो तालाब के पानी के अंदर उन्होंने, पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये पूछे जाते हैं आपसे सेल की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन। उसके बाद आपसे जो नई चीज पूछेगा वो पूछेगा कि एक चीज और पूछ लेते हैं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत या कोशिका मत जिसे हम कह देते हैं, सेल थ्योरी वो किसने दी थी। लेकिन हिंदी में भी मैंने बहुत सारी बुक्स के अंदर यही लिखा देखा है, सेल थ्योरी। तो हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। सेल थ्योरी, तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका मत, या फिर सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं, सिद्धांत। देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो, मैं बोल रहा हूँ वो उस पर ज्यादा गौर करें, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ जो वर्ड की स्पेलिंग है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आप अच्छे से लिख लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी क्या है पहले तो यही देखते हैं। सेल थ्योरी बेसिकली क्या है? सेल थ्योरी है सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दो साइंटिस्ट थे, एक बोटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने 1838 और 1839 के अंदर उन्होंने सेल के बारे में कुछ मेन बातें बताई। उस टाइम पर उन्होंने बस बेसिकली 3 या 4 ही बातें बताई थी। उन 3 या 4 बातों को एक समराइज कर दिया गया और उन्हीं को बोल दिया गया सेल थ्योरी। अब वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, हर जिंदा चीज का जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है, वो बनती है सेल से, पहला पॉइंट। दूसरा, जितनी भी नई सेलें हैं वो बनती हैं पुरानी सेलों से, दूसरा पॉइंट। अब सेल है, जो कोशिका है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, जिंदा चीजों के जो शरीर है उसकी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। वो भी कौन है? सेल। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बने किससे हैं? सेल से। तो ये 3-4 बेसिक बातें थी जो स्लाइडन और स्वान ने बताई, और उन्हीं को हमने नाम दे दिया सेल थ्योरी का, उन्हीं को हमने नाम दे दिया सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी किसने दी। तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्वान एंड स्लाइडन। तो सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी किसने? स्वान और स्लाइडन। तो स्वान और स्लाइडन ने मिलके दिया था सेल थ्योरी को। फिर यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेल थ्योरी को रिवाइव किसने किया था दोबारा से, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड, रिव्यू के बजाय हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंड भी लिख सकते हैं, कि सेल थ्योरी को बढ़ाया किसने, उसमें और बातें किसने ऐड की। तो ये ऐड की थी 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो, विर्चो के अंदर। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, बस सेल की डिस्कवरी का पूछ सकते हैं 1665, और वो भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि सेल को खोजा किसने, बस यही बताना है आपको, जिंदा चीज को, जिंदा कोशिका को किसने खोजा। तो अब सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी को किसने दिया? क्या है सेल थ्योरी मैंने बताया, बट आपके काम की नहीं है। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन और स्वान ने, एक बोटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद जो सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया? विर्चो ने। अब ये एक्सपेंड टाइम टू टाइम होती रही है, ये सेल थ्योरी को के अंदर और बातें हम ऐड करते गए, आज बहुत बड़ी हो चुकी है सेल थ्योरी, लेकिन बेसिकली जब बनी थी तब वो थी, वही 3-4 बातें थी उसके अंदर। तो अब है नेक्स्ट चीज, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने के लिए, हमने ये पढ़ दिया। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में छोटी छोटी बातें जो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं, तो हम उनको देखते हैं।
मैं यहाँ पे कोई आपको बायोलॉजी पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे आपकी हेल्प करने आया हूँ, एक हेल्पिंग हैंड के तरह मैं आपको आया हूँ कि आपको कई बुक्स ना पढ़नी पड़े, आपको एक ही जगह अच्छे खासे नोट्स मिल जाएं। और मैंने बता भी दिया है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स को इंक्लूड कर लिया है। आप सारे उन बुक्स को पढ़ते हो, मैंने यही देख के बस अपनी वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है। तो सेल थ्योरी को रिव्यू या फिर एक्सपेंड को हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंड को हम हिंदी में भी एक्सपेंड ही कहेंगे कि सेल थ्योरी को बढ़ाया के लिख सकते हैं। बढ़ाया किसने? सेल थ्योरी को बढ़ाया, मतलब उसमें और ज्यादा बातें किसने ऐड की? तो आर विर्चो ने 1855 के अंदर। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट हम सेल के बारे में पूछ लेते हैं। आपसे कई बार पूछा गया और एग्जाम के अंदर है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सेल का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट सेल का मतलब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, हिंदी में भी इसको हम लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसको हम कई बार ऑप्शन में पीपीएलओ भी हमारे को मिल जाता है। अब ये पीपीएलओ क्या है? ये है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कई बार आपको हो सकता है ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ना मिले, आपको मिले पीपीएलओ। तो ये एक ग्रुप है, ऐसे इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है पीपीएलओ, तो वहीं से है ये। तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। पी से प्लूरो, पी से न्यूमोनिया। अब पिन्यूमोनिया नहीं पढ़ोगे, उसको न्यूमोनिया पढ़ोगे, पी साइलेंट होता है। एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। तो ये था स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अप्रोक्स देखिए अलग अलग बुक्स में इसकी जो साइज है वो अलग अलग दे रखा है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में आपको 0.3 माइक्रोमीटर मिलेगा। 0.3 म्यू एम, माइक्रोमीटर जी हम कह देते हैं। तो आप साइज भी आपके लिए इंपोर्टेंट साइज नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस सबसे छोटी सेल कौन सी है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है बड़े से बड़ी सेल, तो लार्जेस्ट सेल आपसे पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लगभग 170 सेंटीमीटर का, एमएम का होता है, मतलब 17 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। तो लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आप बता दोगे एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग को क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको हम कहते हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट सेल अभी तक जो नोट की गई है वो, तो सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल। अब आपसे इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है ह्यूमन बॉडी के केस में। आपको इन्हीं सेम चीजें पूछी जा सकती हैं ह्यूमन बॉडी के केस में। तो आपको आदमी की सबसे बड़ी सेल, आदमी की बॉडी के अंदर जो ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन के शरीर के अंदर, आदमी के शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो वो बताना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी सेल है वो कौन सी है? वो होता है मेल गैमेट, और जिसका नाम है स्पर्म, जिसका नाम है स्पर्म। तो देखिए स्मॉलेस्ट का आपको मतलब पता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम लिख सकते हैं आदमी के शरीर की, तो सबसे छोटी कोशिका आदमी के शरीर की कौन सी है? मेल गैमेट को हम बोल सकते हैं
नर युग्मक, गैमेट को हिंदी में बोला जाता है नर युग्मक, और जिसका नाम क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु, जी हाँ। तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होता है हमारा गैमेट, जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं, वो उनमें एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट है वो सबसे छोटा है। और अब लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं, अब आपसे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल बताएं, तो ये होता है फीमेल गैमेट। तो ये होती है फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओव्यूम, या फिर एग भी हम इसको बोल देते हैं, ओव्यूम या फिर एग। तो वही चीजें। अब ह्यूमन बॉडी का मतलब आपको पता है, लार्जेस्ट सेल का मतलब होता है सबसे बड़ी, मैंने आपको पहले बताया था। फीमेल गैमेट को क्या कह देते हैं हम? फीमेल गैमेट को क्या देते हैं? मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ओव्यूम को हम कहते हैं अंडाणु, ओव्यूम को हम कहते हैं अंडाणु, या इसको डिंब भी बोल देते हैं, शायद इसको डिंब भी बोल देते हैं, अंडाणु या फिर डिंब। तो ये हो गया हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका बताएं, तो मादा युग्मक, अंडाणु या फिर डिंब। पूछ सकता है सबसे छोटी बताएं, तो बताओगे नर युग्मक या फिर शुक्राणु, मेल गैमेट या फिर स्पर्म, जिसको हम बोल देते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकता है वो, आपसे इसके बाद पूछ सकता है ह्यूमन बॉडी की जिसमें हम जनरली गलती कर देते हैं, अगर ऑप्शन में आ जाएंगे दोनों। देखिए, एक होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, मैं लिख भी देता हूं, लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी। और एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल का मतलब क्या होता है? सबसे लंबी। तो एक है सबसे बड़ी, एक है सबसे लंबी। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? किसकी पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ही है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है नर्व सेल, नर्व सेल। तो सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। जो तंत्रिका तंत्र होता है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? नर्व सेल से। तो नर्व सेल को तंत्रिका तंत्र की कोशिका हम कह सकते हैं कि सबसे लंबी, लेंथ वाइज। तो सबसे लंबी जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका या फिर नर्व सेल। और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है फीमेल गैमेट या फिर ओवम या फिर एग। तो ये थे स्टूडेंट हमारे से एग्जाम के अंदर सेल से पूछे जाने वाले। एक चीज और शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट उसका जो डाटा है वो अलग अलग है, उसका जो डाटा है स्टूडेंट वो अलग अलग है। तो देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ए सेल इन ह्यूमन बॉडी। नंबर ऑफ सेल का मतलब है कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोशिका कितनी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मिलता है। किसी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 10 रेज टू पावर 14, 10 की शक्ति 14। किसी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 40 ट्रिलियन, जैसे यूपीएससी घटना चक्र, उसके अंदर आपको 40 ट्रिलियन मिलेगा। और कोई 100 ट्रिलियन लिखता है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, बट इसका जो ज्यादा बुक्स में आंसर मिला है वो मिला है 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन से सेल, 100 ट्रिलियन से सेल। अब इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन सेल। तो मैं पहले बताया है कि इस बुक का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है।
तो ज्यादा बुक्स में जो नेट पे सर्च होने पर मिलता है वो ये है। तो ये थे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जो मतलब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ऐसा नहीं इस टॉपिक से और क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको कहूँ तो ये बेसिकली पूछ देते हैं, लेकिन कभी पूछा नहीं, हो सकता है पूछ लें। दिया गया है कई बुक्स में कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर किसी भी जो जिंदा जो जीव है उसके शरीर के अंदर जो कोशिका है उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, उसकी जो आकृति है, उसका जो आकार है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है स्टूडेंट उनके फंक्शन पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, कि उस जीव की शरीर के अंदर किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, उनको बोला जाता है, जीव के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं उस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है सेल का साइज, मतलब साइज का मतलब आकार, कि किस आकार की सेल होगी, और सेल की शेप, आकृति क्या होगी। ठीक है, तो ये उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। और सेल का नंबर, कि सेल होंगी कितनी, थोड़ी होंगी, कम होंगी, 100 होंगी या 500 होंगी या 1 मिलियन होंगी, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका साइज क्या है। देखिए, जिसकी बॉडी छोटी उसकी बॉडी में कम सेल, जिसकी बॉडी बड़ी उसकी बॉडी में ज्यादा सेल, जिनके जो शरीर का आकार है वो छोटा है उनके शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या भी कम होती है, और जिनके शरीर का आकार बड़ा है उनके अंदर जो कोशिका की संख्या वो भी कम होती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती हैं। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, शायद पूछा तो नहीं जाना है, ये पूछा जा सकता है, सेल ओरिजिनेट्स अबाउट, अप्रोक्सीमेट है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं होता है, ये है 3.5 बिलियन ईयर से एगो, 3.5 बिलियन ईयर से एगो, कि सेल कब बना। सेल ओरिजिनेट का मतलब है पैदा होना, बनना। तो जो कोशिका है वो कब पैदा हुई, पहली कोशिका कब बनी, तो कब बनी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन होता है 10⁻⁹, 10 की शक्ति 9, एक के पीछे 9 जीरो को अगर हम लगा दें तो वो हो जाता है हमारा बिलियन। तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो सेल है वो बना था। अब उस एक पूछ सकता है आपसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल। जिस जीव के शरीर के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसकी शरीर में, जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं, एक कोशिका से ज्यादा कोशिका, तो वो मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसकी बॉडी में ज्यादा सेल्स हैं, यूनिसेलुलर का मतलब जिसकी बॉडी में एक सेल्स है। तो इस तरह से आपसे बेसिक बेसिक चीजें पूछ सकते हैं। एक अगर और लिखना चाहो तो आप एक चीज और लिख सकते हो, कि जैसे हमने पढ़ा एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी, तो एरिस्टोटल को आप बताओगे हिस्टोरिया एनिमेलियम। उसके बाद पूछेगा थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम बताओ, तो आप बताओगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसी तरह से रॉबर्ट हुक ने भी एक बुक लिखी थी, तो मैं वो भी लिखवा देता हूं आपको। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये शायद आपसे हो सकता है पूछ ले। माइक्रोग्राफिया, हिंदी में मैं इसको लिखता हूं माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, जी हाँ। तो रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और इसी बुक के अंदर उसने अपने सेल के बारे में जो बातें बताई थी वो लिखी थी। तो इस तरह से हमने पढ़ा सेल थ्योरी क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, कौन सी सेल को किसने डिस्कवर किया, कहाँ पे डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, और सेल टॉपिक से पूछे जाने वाले बेसिक बेसिक क्वेश्चन।
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया बस सेल की हिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। आगे अब हम पढ़ेंगे सेल के चैप्टर में को कंटिन्यू करते हुए सेल का स्ट्रक्चर, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा क्या फंक्शन करता है। तो इस तरह से हम सेल को पूरा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइटोसिस, मियोसिस, तो वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर। तो ये मेरी पहली वीडियो है, उसमें थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो गई हो तो मैनेज कर लीजिएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बाकी मैंने जो डाटा दिया आपको बिल्कुल सही है। डाटा के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी है कि ये डाटा कहीं गलत है, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बता दिया है, जिस भी क्वेश्चन पे डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मैंने चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें मैंने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दी हैं। अगर देखना है इसको तो आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक से, और किसी भी बुक का आंसर से आप मेरे आंसर को गलत नहीं कहोगे। अगर एनसीईआरटी में मेरे से अलग डाटा है तो आप फिर मेरे को बोलना कि हाँ एनसीईआरटी में आपने ये बताया है और एनसीईआरटी के अंदर ये है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो डाटा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी का ही आंसर माना जाता है। या फिर ये होगा एसएससी के अकॉर्डिंग कि एसएससी वालों ने क्या क्वेश्चन माना, रेलवे वालों ने क्या क्वेश्चन माना। तो मैंने ये सारा डाटा क्वेश्चन बैंक से उठा रखा, तो वहां पे जो आंसर माना गया है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इनका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो किसी को नहीं पता है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा जो मेरी पहली वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।